Hello, we are discussing the series RLC circuit when AC source connected across it. In series, current remains the same, I naught, and resistance में voltage and current में phase difference 0 है. Inductance में current is lagging behind the voltage by 90, तो voltage leading by 90, voltage आगे है, lead कर रहा है, current lag कर रहा है. इन कैपेसिटेंस करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है. हम तीनों का एक साथ अगर फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हमको कुछ इस तरह का दिखेगा. ये VL ये हो गया, PC, PL एंड लेट दिस इज R. यही हमने फेजर दिखा दिया. रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है. इंडक्टेंस में करंट लैग कर रही है बाय 90 एंड कैपेसिटेंस में करंट लीड करती है बाई 90. यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज हैं. पॉसिबिलिटी नंबर 1 is 1 when VL is more than VC, when VC more than VL. थर्ड केस है when VL and VC both are equal. इसको बोलेंगे हम लोग इंडक्टिव डोमिनेंस, क्योंकि VL बड़ा है. इंडक्टिव डोमिनेंस हो जाएगा कैपेसिटिव डोमिनेंस. दूसरे केस में जब वोल्टेज दोनों का सेम है VLVC, तब हम इसको बोलेंगे रेजोनेंट कंडीशन या रेजोनेंस केस. रेजोनेंस केस पहला केस ले रहे हैं. फर्स्ट केस व्हेन VL इज मोर देन VC, ये वाली सिचुएशन बनती है. और ये हो गया VR. यहाँ पे I नॉट, VL बड़ा है तो VL माइनस VC हम ऐसे ले लेंगे. अगर वेक्टर सम की तरह से देख रहे हैं तो तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट हो जाएगा ये, दैट इज द सप्लाई वोल्टेज E नॉट at an angle of phi. Using the Pythagoras theorem, E नॉट को हम बोल सकते हैं यहाँ पे VR का स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट. अब VR हमको मालूम है, VR हो जाएगा I नॉट R स्क्वायर. I नॉट का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने ब्रैकेट से कॉमन के ले लिया, स्क्वायर हो गया. दिस इज XL माइनस XC. XL माइनस XC क्या है यहाँ पे? XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो हमने I नॉट को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा हमको R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. अगर हमने E नॉट को डिवाइड कर दिया यहाँ पे I नॉट से, ये कहलाएगा Z. ये भी रेजिस्टेंस है लेकिन इसका फिर से नया नाम है, इसे बोलेंगे हम इम्पीडेंस. So impedance will be equal to this formula R square XL माइनस XC का होल स्क्वायर. ये हम लोग इसको बोल रहे हैं वोल्टेज की टर्म है, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा वोल्टेज ट्राइंगल. अगर इम्पीडेंस की टर्म में है तो इसका नाम हो सकता है, ऐसा ही ट्राइंगल ले सकते हैं हम लोग,
ये एंगल हो गया पाई, ये रेजिस्टेंस है, एक्सएल माइनस एक्सी हो गया, तो जाएगा जेड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यही सीधा जाएगा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम ले चाहिए इसे डायरेक्ट लिख दो, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे हम लिखेंगे tan फाई। इम्पीडेंस ट्राइंगल में तो बोलेंगे इम्पीडेंस ट्राइंगल में tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन ये, यहाँ हम फिर से 3 केस ले रहे हैं, वही इंडक्टिव डोमिनेंस वाला। अगर एक्सेल बड़ा है, फर्स्ट केस में एक्सेल बड़ा है, नहीं यही वाला फर्स्ट केस हो गया, इंडक्टिव डोमिनेंस, एक्सेल बड़ा है एक्सी से, तो लेंगे इंडक्टिव डोमिनेंस इसमें अगर एक्सेल पॉजिटिव, एक्सेल बड़ा है एक्सी से, एक्सेल माइनस एक्सी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो 5 पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक एक्सेल छोटा है, एक्सी बड़ा हो गया तो नेगेटिव हो गया, ये सेकंड केस हो जाएगा कैपेसिटेंस डोमिनेंस, तब एक्स ये 5 नेगेटिव होगा। थर्ड केस when this is called resonance case, resonance condition, यहाँ पे एक्सएल एक्सी इक्वल होता है तो 5 हो जाएगा 0। ये वही वाले केस हैं जैसे पहला वाला इंडक्टेंस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस रेजोनेंस कंडीशन। यहाँ पे जेड हमने लिख लिया। ये अगर हम इसी जेड की बात करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला मालूम है एक्सएल का ओमेगा एल ओमेगा सी का होल स्क्वायर का पूरे का, तीनों केस में देख सकते हैं। जनरल केस यह है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक्सी बड़ा है, एक्सएल छोटा हो गया, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी। अगर थर्ड केस लेते हैं, इसमें एक्सएल एक्सी इक्वल है, ओमेगा एल ओमेगा इक्वल है ओमेगा सी, तो हम लिखेंगे थर्ड केस, इसको बोलते हैं रेजोनेंस केस या रेजोनेंस कंडीशन। एट रेजोनेंस बी एल बी सी इक्वल है, इसका मतलब आई नॉट एक्स एल आई नॉट एक्स सी है, इसका मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी, सब देख चुके हैं पहले। एक्सएल का फॉर्मूला हमने लिखा ओमेगा एल, कब होगा, हमेशा नहीं होगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन में होगा। इस फ्रीक्वेंसी को इसलिए बोला जा रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का स्क्वायर कर दिया जाए 1/LC हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं इसको ओमेगा नॉट को 1/LC। इस ओमेगा नॉट को बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी ये कब केस होगा, दोनों इक्वल कब होंगे, ये कंडीशन आ गई। वन फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज 1/√LC, कब बोल रहे हैं हम, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πν होता है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों को ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब कंफ्यूजन ना हो, हमको समझ में आ रहा है दोनों अलग भी हैं, इसका यूनिट से समझ में आता है। इस ओमेगा नॉट का यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे होगा साइकिल पर सेकेंड या ऑसिलेशंस पर सेकेंड या रोटेशन पर सेकेंड या हर्ट्ज, हम इसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। नॉर्मली रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आरपीएस और हर्ट्ज यही लेते हैं नॉर्मली, रोटेशन या साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज, तो यूनिट से समझ में आ रहा है। बट इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये पूरा सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंट कंडीशन की तरह वर्क करेगा। इसी में जेड कितना होगा एट रेजोनेंस,
जेड हो जाएगा आर स्क्वायर। अब ये चीज जीरो हो गई, एक्सएल एक्स इक्वल है, ये जीरो हो गया, तो हमें मिनिमम मिलेगा एट रेजोनेंस। मिनिमम 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 हो जाएगा आर के इक्वल। और हमको समझ में आता है सब कि करंट कितनी होगी, करंट होती है ई नॉट अपॉन जेड। यहाँ रेजोनेंट कंडीशन में जेड जेड मिनिमम है, हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट बाई आर। अभी अब जेड मिनिमम है तो करंट डेफिनेटली मैक्सिमम हो गई। एट रेजोनेंट कंडीशन जेड इज मिनिमम, आई इज मैक्सिमम। हम लोग इसमें ग्राफ देखना चाहते हैं कि वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं। तो फर्स्ट ग्राफ होगा ओमेगा आर के लिए, तो मालूम है आर रेजिस्टेंस ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता, सो इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। के बाद हम देखेंगे ओमेगा एंड एक्स एल, जो कि ओमेगा एल है, यानी एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा हमको ये इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इंक्रीमेंट ओमेगा इंक्रीज करेगा तो एक्स एल भी इंक्रीज करेगा। बात करते हैं हम एक्स सी की, ये रेसिप्रोकल होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज रेसिप्रोकल। सो इस तरह का कुछ ग्राफ मिलने वाला है। बात करेंगे जेड की, जेड है यहाँ पे इम्पीडेंस। अगर इम्पीडेंस की बात करते हैं हम कि ओमेगा के साथ कैसे वेरिएशंस आते हैं, हम देख चुके हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तब जेड मिनिमम था क्योंकि आर के इक्वल था। अगर हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, कोई बात नहीं, ये तो इंक्रीज कर रहा है, इसका स्क्वायर पॉजिटिव, इसमें कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है, यानी जेड इंक्रीज हो रहा है। सो समथिंग लाइक दैट ये ग्राफ हमको इस तरह का मिलने वाला है। जब हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है, तो जेड है मिनिमम इज इक्वल टू आर। When you increase the frequency, Z increases with the frequency। इसलिए ऐसा ग्राफ मिल रहा है। अगर सोचें हम लोग के फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट से कम कर दें तो क्या होगा, एक नज़र में समझ में आता है कि कम होगा, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे ये कम हो गया, पर ये बड़ा अच्छी बात है, कम हुआ। ये कम हो रहा है तो 1/ओमेगा c ज़्यादा हो जाएगा, ये यानी कम होना चाहिए, बट स्क्वायर की वजह से ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब चाहे ये इंक्रीज हो चाहे ये इंक्रीज हो, जेड तो इंक्रीज होगा क्योंकि स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नहीं, आर में समथिंग ऐड हो रहा है, जेड इंक्रीज होगा। चाहे फ्रीक्वेंसी कम करो चाहे फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करो, जेड तो इंक्रीज होना है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है। अब हम बात करेंगे करंट की। यहाँ पर करंट होता है आई इक्वल टू अपॉन जेड, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे तो ये विल मैक्सिमम, क्योंकि जेड यहाँ पे कितना हो गया, मिनिमम, या आर। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जेड मिनिमम तो करंट मैक्सिमम। इसका मतलब हमको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलने वाला है बिटवीन द करंट एंड द फ्रीक्वेंसी, करंट and the frequency. So at resonant frequency omega is equal to omega नॉट पर करंट मैक्सिमम है। जब हम जे ओमेगा को इंक्रीज करते हैं तो जेड इंक्रीज होगा। दोनों में चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, अगर जेड इंक्रीज हो रहा है तो रेसिप्रोकली करंट कम होगा। तो ये ऐसा ग्राफ मिलेगा कुछ। सो आई रेसिप्रोकल टू आर, यहीं पे हमको कुछ इस तरह का मिलने वाला है। व्हेन
एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर आर कम है तो आई ज़्यादा हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी और ये हाइट ज़्यादा मिलेगी, करंट ज़्यादा है तो ज़्यादा है। विल बी समथिंग लाइक दैट। सपोज ये रेजिस्टेंस कम है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1 ओम, लेट 1 ओम। अगर 1 ओम का हम जब ज़्यादा कर देंगे करंट कम हो जाएगी, समथिंग या कुछ। यानी ये सपोज हमारे पास है, मान लो 10 ओम है, उसको हम इंक्रीज कर दें फर्दर 50-60, ऐसा ये ग्राफ हमको कुछ और ऐसा मिल जाएगा कि पीक्स हमको यहाँ पे कम होती जा रही हैं। ये ब्लंट ग्राफ होता है, यहाँ पे शार्प कर्व है, ये ब्लंट कर्व है। और भी कम करें मान लो तो और भी शार्प कर्व मिलेगा हमको। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कुछ तरह का सपोज ये और भी कम हो गया, मान लो 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, रजिस्टर कम है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये हम सब कंपैरिजन के लिए ले रहे हैं कि ये हो गया सपोज फॉर 50 ओम, 100 ओम। बस एक मैसेज मिल रहा है कि कैसा ग्राफ मिलेगा। नंबर 1 शार्प कर्व होगा और हाइट ज़्यादा होगी एट लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हाइट भी कम होता है, ये ब्लंट भी हो रहा है ग्राफ। दिस इज बिकॉज ऑफ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r और रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम शार्पनेस की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे। शार्पनेस को हम शो करते हैं, इतना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही शार्पनेस ज़्यादा होगा। या इसको हम डिफाइन कर रहे हैं बाय ये फैक्टर कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर कई बार इसको बोलते हैं हम लोग क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर तो डिफाइन करना चाहते हैं शार्पनेस या क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर को एज पर डेफिनेशन क्यू इज रिटर्न एज एल ऑन अप्लाइड वोल्टेज। या हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर को वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। अब हमको अप्लाइड वोल्टेज रेजोनेंस पर, ये सब बात हो रही है रेजोनेंट कंडीशन पे, तो हम लोग बिल्कुल सही क्लियर हैं, यहाँ पे कोई हमें डाउट नहीं है। हम एट रेजोनेंस की बात करें। एट रेजोनेंस वी एल वी सी इक्वल है, अभी देखा था हमने, वी एल वी सी इक्वल है आर एल एक्स एल एक्स सी इक्वल है, यानी वी एल वी सी इक्वल है, तो एक ही बात हो गई। और जो भी आपका सप्लाई वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है, वो आर के अक्रॉस में अपियर हो रहा है, क्योंकि वी एल वी सी तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमको रिजल्ट भी सेम ही आने वाला। यहाँ पे लिख सकते हैं आई नॉट एक्सएल, आई नॉट आर, कैंसिल होके क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा हमको एक्सएल अपॉन आर। यहाँ भी वही चीज़ मिलेगी हमको, आई नॉट एक्स सी, आई नॉट आर, ये भी कैंसिल हो गया, तो मिल जाएगा हमको एक्स सी अपॉन आर। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। यहाँ हम लिख सकते हैं कि रेजोनेंट की बात हो रही है, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग एक्स सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने जब एक्सएल एक्स सी इक्वल किया था, याद है? देखो ओमेगा सी लिखा था तो 1 अपॉन एल सी, ये होती थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल देंगे, ये 1 अपॉन अंडरूट एल सी। तो अगर सॉल्व करते हैं तो 1/r तो इधर आ गया, एक एल से एल कट गया तो अंडरूट में आ जाएगा एल अपॉन सी। ये हमको फॉर्मूला मिल गया क्वालिटी फैक्टर का।
क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे इन ग्राफ में देखेंगे जैसे जैसे आर कम हो रहा है, क्वालिटी फैक्टर बढ़ रहा है, शार्पनेस बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। सिमिलरली हियर ऑल्सो क्यू कैन बी रिटर्न एज 1/ω0। ओमेगा नॉट को हम देख रहे हैं 1/LC। अगर ऊपर ले जाते हैं हम तो ये एक सी कैंसिल हो जाएगा, 1/R। ये ऊपर जाने के बाद हमको मिल रहा है L/C। यानी ये दोनों तरीके से देखो एक ही फॉर्मूला आ रहा है, हमको चेंज नहीं हो रहा। इसलिए क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले ही मालूम था हमको यहाँ पर PLVC इक्वल है XL/X इक्वल है। तो चाहे हम ऐसे लें, क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करें अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस L या वोल्टेज अक्रॉस C अपॉन अप्लाइड वोल्टेज, तो सेम ही फॉर्मूला आएगा कि VLVC इक्वल है, E0 वैसे इक्वल है, VR के इक्वल है, फॉर्मूला भी सही। तो क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये सारे ग्राफ्स हमको समझ में आ गए। सो शार्पनेस इज मोर मीन्स ये शार्प कर्व मिलेगा, हाइट ज़्यादा मिलेगी, करंट ज़्यादा मिलेगी, पावर ज़्यादा मिलेगी। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतने क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। क्वालिटी फैक्टर को हम एक और तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। क्वालिटी फैक्टर होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। अब हमको ये नहीं मालूम है कि व्हाट इज बैंडविड्थ। देखिए हम लोग ग्राफ में देखेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ω0 हो गया, ω2 माइनस ω1। अभी हमको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज ω1, व्हाट इज ω2। इनको हम बोलते हैं ω1 एंड ω2 को बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन ये हाफ पावर से क्या मतलब है? हम लोग इस ग्राफ की बात करते हैं। बिटवीन I and power with the frequency at resonant frequency I is maximum। अगर पावर फॉर्मूला होता है I², तो पावर भी मैक्सिमम होगा और करंट भी मैक्सिमम होगा यहाँ पे। लेकिन हम लोगों ने डिफाइन करना है हाफ पावर, यानी अगर ये कर्व कुछ इस तरह का आता है लाइक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मिलेगी हमको मैक्सिमम करंट मैक्सिमम पावर। इसकी हाफ पावर यहाँ पे मिलेगी इस पॉइंट पे, दैट इज द पावर विल बी हाफ। करंट I² होता है, या हम करंट के टर्म में लिखेंगे तो I0/√2 हो जाएगा। तो इन हाफ पावर पॉइंट पे जिनकी फ्रीक्वेंसी जा रही है यहाँ पे ω1 एंड ये ω2, इसके दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को हम बोल रहे हैं बैंडविड्थ। अगर बैंडविड्थ कम है इसका मतलब शार्प कर्व है, ऐसा पतला सा कर्व होगा तो बैंडविड्थ भी कम हो जाएगी। अगर बैंडविड्थ ज़्यादा तो ब्लंट कर्व होगा। सीधा सीधा ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। और टॉप मोस्ट कर्व जिसके लिए रेजिस्टेंस 0.2 है, इसका बैंडविड्थ कम होगा और लास्ट वन इसका बैंडविड्थ ज़्यादा होगा। तो बैंडविड्थ का रेसिप्रोकल होगा क्वालिटी फैक्टर ऑफ पावर पॉइंट्स, ये वाली है। इसका डिफरेंस जो आता है बाई कैलकुलेशन हमको मिल रहा है R/L। अब इसका अगर हाफ पॉइंट हम यहाँ जोड़ दें, ω0 में ऐड कर दें तो ω2 मिल जाएगा। ω2 कितना हो जाएगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्लस इसका हाफ, या ω0 प्लस R/L का हाफ। और हम ω1 की बात करें तो इसमें माइनस कर देंगे इसको, बैंडविड्थ के हाफ को, तब हमको मिल जाएगा ये वाला। तो ये क्वालिटी फैक्टर की बात हो गई। क्वालिटी फैक्टर को दो तरीके से लिख रहे थे, वोल्टेज अक्रॉस L/C अपॉन नॉट, या क्वालिटी फैक्टर को लिख रहे हैं
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। इस तरह से हमने काफ़ी ये पूरा डिटेल में देख लिया था जब हम लोगों ने सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करते। तब किस तरह का बिहेवियर हो रहा है, इंडक्टिव डोमिनेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस, रेजोनेंट केस सारा देख लिया। अगर वीएल बड़ा है वीसी से तो F5 पॉजिटिव होगा, यानी अगर करंट लैग करती है वोल्टेज से तो समझ लीजिए कि इंडक्टेंस की बात है डोमिनेंस की। अगर नीचे चला जाए फाइव नेगेटिव हो जाए तो ये कैपेसिटिव डोमिनेंस हो, दोनों इक्वल है तो रेजोनेंस हो गया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है बात लगे। अब बात रहे हमने सीरीज का डिस्कशन क्यों कर रहे, सपोज करिए हमने इसलिए किया, सपोज यहाँ पर आर अगर हम नहीं ले रहे केवल एल सी रह गया, एल और सी इसको भी हम डिस्कस करेंगे, एल सी ऑसिलेशन। सपोज हम सी को रिमूव कर दें तो आर एल सर्किट हो गया, यानी हम सीधा सीधा यहाँ पर वोल्टेज को वी सी को हटा देंगे, एक्स सी को हटा देंगे, बस यहाँ पे मिल जाएगा tan फाइव क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स एल अपॉन आर। मान लीजिए एल को हटा दें, आर सी ले लें, यहाँ पे हम एल को हटा देंगे, यहाँ पे हम ये tan फाइव लेंगे, एक्स सी अपॉन आर माइनस का, इससे तो नेगेटिव फाइव मिल रहा है। यानी हम अगर आर एल सर्किट, आर सी सर्किट, एल सी सर्किट ये ले लें तो सीधा इसी में से उसको रिमूव करते जाओ, अलग से डिस्कशन का जरूरत। तो आपको सीरीज आर एल सी आ गया, आर एल आर सी और एल सी सर्किट बात कीजिए। मेन बात यही थी जो हमने